हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो DECE2 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों के साथ DECE2 का इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर शेयर कर रही हूँ। प्रश्न, स्तनपान कराने का क्या महत्व है, या फिर जो शिशु होता है उसके लिए स्तनपान क्या फ़ायदे करता है, या उसके लिए उसका क्या महत्व होता है, या माँ के लिए उसका क्या महत्व है, ये हमसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। स्तनपान माता और नवजात शिशु के मध्य जुड़ाव का पहला चरण होता है। कहा जाता है कि माँ का दूध जो होता है वो शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। माता और बच्चे के लिए स्तनपान कराने का बड़ा ही महत्व है, जिसे हम अग्रलिखित तथ्यों से समझ सकते हैं। यानी कि जो पॉइंट्स होते हैं किस वजह से बच्चे के लिए स्तनपान कराना जरूरी होता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद माँ का जो पहला दुग्ध स्त्राव होता है वह पीला द्रव्य रूपी दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। और ये जो दूध है इसे कहा जाता है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम है, ये बच्चे के लिए फायदेमंद होता है। इसके निम्नलिखित फायदे हैं। यह अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें जीवन रक्षक गुण शामिल होते हैं। इसमें रोग प्रतिरोधक कारक व श्वेत रक्त कणिकाएं काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉम होता है यानी माँ का पहला दूध होता है, इसमें बच्चे के शरीर के लिए वृद्धि कारक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये इसीलिए क्या, ये बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, इसका महत्व इसलिए है कि माँ का दूध एक संपूर्ण व संतुलित आहार होता है बच्चे के लिए। इससे बच्चे को सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में मिल जाते हैं। इसके अलावा माँ का दूध बच्चे के कोमल पाचन तंत्र के अनुकूल होता है। इसमें लैक्टोब्यूमिनिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जो शिशु के पाचन तंत्र के द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है। माँ का दूध बच्चे के अंगों की परिपक्वता के लिए लाभदायक होता है। स्तनपान कराने से बच्चे को शुद्ध दूध मिलता है, क्योंकि इस दूध में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। आर्थिक दृष्टि से भी स्तनपान का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि क्या इस चीज़ के लिए, स्तनपान कराने के लिए माँ को अलग से दूध खरीद के नहीं लाना पड़ता। माँ अगर अपना आहार सही रखेगी तो बच्चे के लिए दूध उसे उपलब्ध होता रहेगा। इसके लिए दूध माता द्वारा बच्चे को मिलता है, अलग से नहीं लाना पड़ता। स्तनपान द्वारा शिशु संक्रमण और भोजन से होने वाले जो संक्रमण होते हैं उनसे बचा रहता है। स्तनपान के माध्यम से माता व शिशु में भावात्मक संबंधों को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि माता व शिशु दोनों के लिए ही स्तनपान का बड़ा ही महत्व है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए आहार की योजना बनाते समय किन पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। यानी एक अगर महिला गर्भवती है तो उसके लिए अगर आपको आहार योजना बनानी है तो किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। गर्भावस्था में एक महिला को पोषक तत्वों की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता पड़ती है। संपूर्ण पोषण न मिलने के कारण महिला को व गर्भ को समस्या हो सकती है। हो सकता है बच्चे का जन्म समय से पहले हो जाए, या सही समय पर जन्म होने पर भी बच्चे की वृद्धि अच्छे से ना हो। अतः एक गर्भवती महिला के लिए आहार नियोजन या फिर आहार की योजना बनाते समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर हम गर्भवती महिला व बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। पौष्टिक तत्वों की पर्याप्तता, उपलब्धता, संस्कृति एवं जो आय है, उनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आहार नियोजन में ध्यान रखनी होती हैं। आहार नियोजन सबसे पहले हमें देखना है कि किसके लिए किया जा रहा है। यानी हमें ध्यान रखना है कि जो स्त्री है, गर्भवती है, कौन से त्रिमास में है। पहले में जो 0 से 3 माह का होता है, दूसरा 3 से 6, तीसरा 6 से 9 माह में। आय वर्ग क्या है, यानी कि उनकी आय कितनी है, वो मध्यम आय, उच्च आय या फिर निम्न आय वर्ग से संबंधित है, या गर्भवती स्त्री किस क्षेत्र से है। गर्भवती महिला के लिए निम्न पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व जैसे कि कार्बोज, वसा, प्रोटीन, कैल्शियम और लोह तत्व, ये हमसे पूछा जाता है कि गर्भवती महिला के लिए जो गर्भावस्था में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। ऊर्जा देने वाले प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन जो होता है लोह तत्व, उनकी आवश्यकता अधिक होती है। गर्भवती महिला के आहार में तीनों खाद्य वर्ग के खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। इसके लिए उसे अधिक मात्रा में अनाज, दालें, दूध व दूध से बने पदार्थ,
हरी पत्तेदार सब्जियां देनी चाहिए। अगर महिला मांसाहारी है तो उसे मांस, मछली, अंडे भी दे सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 1 गोली लौह तत्व की देनी चाहिए, जिसमें 60 mg लौह तत्व व 500 mg फोलिक अम्ल मिलता है। गर्भवती महिला को क्षेत्र विशेष या परिवार विशेष में बनने वाली जो खाद्य सामग्री या खाद्य पदार्थ होते हैं वो दे सकते हैं, जो कि पोषण से भरपूर हो। जैसे उत्तर भारत में पिन्नी या पंजीरी बना के दी जाती है, दक्षिण भारत में पायसम दिया जाता है, पश्चिम भारत में मेथी पाक प्रसिद्ध है, जो गर्भवती महिला को दिए जाते हैं। हम इनको भी आहार के रूप में गर्भवती महिला के लिए चुन सकते हैं। गर्भवती की आहार योजना में आहार पद्धति को सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता, दोपहर पूर्व आहार, दोपहर का खाना, दोपहर के बाद का आहार, शाम की चाय, रात्रि का भोजन, दूध आदि के रूप में बना सकते हैं। यानी गर्भवती महिला दिन में बार बार खाए लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना खाए। सुबह होने वाली समस्याओं के बचाव के लिए चाय के साथ रस या बिस्किट ले सकती हैं। जलन व भारीपन से बचाव के लिए अधिक वसायुक्त, तले भुने, अधिक मसाले वाले पदार्थ आहार में ना लें। कब्ज से बचने के लिए अधिक से अधिक रेशेदार फल, सब्जियां दें, जैसे साबुत अनाज, दालें, चने, हरी पत्तेदार रेशे युक्त सब्जियां। महिला के आहार में कम से कम 4 से 6 ग्लास पानी अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, लस्सी, नींबू पानी आदि भी लेते रहना चाहिए। इस प्रकार निम्न बातों को ध्यान में रखकर अगर आहार योजना बनाई जाए तो गर्भवती व शिशु दोनों को ही जरूरी पोषण आसानी से प्राप्त हो सकता है। अब गर्भवती महिला के लिए आहार जो योजना है वो ये बातें ध्यान में रखनी है और व्यंजन सूची की बना सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि आहार योजना बनाइए, यानी क्या बातें ध्यान में रखनी है और आहार की योजना बनाएंगे तो आप क्या चीज़ दे सकते हैं। गर्भवती महिला के लिए दोपहर का संतुलित आहार बनाने के लिए खाद्य वर्गों को ध्यान में रखकर हम दोपहर के लिए आहार बनाएंगे। जैसे दोपहर के आहार के संतुलित आहार की एक सूची है कि चपाती दे सकते हैं, पुलाव, आलू पालक की सब्जी या कस्टर्ड दे सकते हैं। जैसे अनाज रहेगा, उसमें अनाज रहेगा आटा 20 ग्राम, यानी लगभग चौथाई का आटा आप अंदाजे से लिख सकते हैं। और चावल हो गए 40 ग्राम रहेंगे, जड़ व कंदमूल लगभग 60 ग्राम, चीनी गुड़ 10 ग्राम, वसा व तेल 10 ग्राम, दूध 125 ml, हरी पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम रहेंगी, अन्य सब्जियां, फलियां वगैरह 80 से 100 ग्राम रहेंगी। तो इस प्रकार हम निम्न खाद्य पदार्थों का प्रयोग करके गर्भवती महिला के लिए दोपहर में चपाती, आलू पालक की सब्जी, कस्टर्ड, पुलाव आदि बना सकते हैं। इनसे मिलने वाले पोषक तत्व गर्भवती को संपूर्ण पोषण प्रदान कर सकते हैं। अब इनसे कौन से पोषक तत्व मिलेंगे? जैसे अनाज है, अनाज से ऊर्जा और प्रोटीन मिलेगा, दूध से प्रोटीन, कैल्शियम मिलता है, पालक या हरी पत्तेदार सब्जियां, उनसे विटामिन और मिनरल मिलेंगे गर्भवती को, आलू से कार्बोज और ऊर्जा की प्राप्ति होगी, घी, तेल से वसा मिलेगी, अन्य जो सब्जियां हैं, गाजर या फलियां हो गई, उनसे महिला को विटामिन प्राप्त होगा। इसके बाद शाला पूर्व बच्चों के लिए भी पूछते हैं कि आहार योजना बनाइए, या आहार योजना बनाते समय कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आहार के लिए शाला पूर्व बच्चों की पसंद अलग अलग होती है। ये बच्चे अपनी पसंद का खाना चुनने में समर्थ होते हैं, क्योंकि ये शाला पूर्व वर्षों में आ जाते हैं ना, तो इनको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। इनके आहार नियोजन को ध्यान में रखने के योग्य बातें निम्नलिखित हैं कि आहार नियोजन किसके लिए किया जा रहा है, यानी बच्चा किस आयु वर्ग का है और किस क्षेत्र में निवास करता है। इन पहलुओं के द्वारा बच्चे को आहार में उचित खाद्य पदार्थों के चुनाव में मदद मिलती है। उचित खाद्य पदार्थों में बच्चे के वृद्धि एवं विकास के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व अवश्य होने चाहिए। जैसे ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन ए, ये सब उसमें होना चाहिए। अब हम किन खाद्य पदार्थों का चयन करें? शाला पूर्व बच्चों के आहार में तीनों खाद्य वर्ग के पदार्थ शामिल होने चाहिए। इस समय इनको शारीरिक विकास के लिए ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन ए सभी की जरूरत होती है। अतः इनके लिए अनाज, दालें, मांस, अंडा, कैल्शियम युक्त पदार्थ जैसे दूध व दूध से बने पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि भोजन में इनके शामिल करनी चाहिए। अब बच्चे के लिए कौन सी आहार पद्धति अपनाएं? इन बच्चों के लिए नियमित आहार पद्धति अपनानी चाहिए। शाला पूर्व बच्चा एक समय में अधिक खाना नहीं खा सकता है, इसलिए कम मात्रा में परंतु थोड़े थोड़े अंतराल में उन्हें खाना देना चाहिए। दिन में 3 आहारों के मध्य भी कुछ आहार बच्चे को देना चाहिए।
कौन से खाद्य पदार्थ अल्पाहार के लिए उपयुक्त होते हैं? बच्चों को स्थानीय अनाज या दाल से बने व्यंजन दे सकते हैं जो भारी भी ना हो और उनमें 300 से 400 कैलोरी भी बच्चे को मिल सके। अल्पाहार जब बच्चे को दें तो उसके स्थान पर बच्चे को खाने के टाइम ना दे, जैसे कि डिनर में या फिर लंच का टाइम है ना, उस टाइम बच्चे को अल्पाहार ना दे, हल्का फुल्का खाना दे ना दे, उस टाइम बच्चे को पूरा पौष्टिक खाना, भरपूर खाना उस टाइम दे बच्चे को। अल्पाहार बच्चे को आहार की जगह पे ना देके पूरक स्थान पे रखें। अन्य बातें जो ध्यान में रख सकते हैं कि खाना खाते समय बच्चा खुश रहे, बच्चे को ऐसा खाना दे जिससे वह स्वयं उठाकर खा सके, इससे उनको खाना रुचिकर लगेगा। बच्चों को नया खाद्य पदार्थ दें तो पहली बार में थोड़ा कम ही दें ताकि उनकी पसंद या नापसंद का हमें पता चल जाए, वे स्वयं अपनी पसंद का निर्णय ले सके। उन पर जोर जबरदस्ती भी ना करें। जो चीज़ बच्चे को पसंद नहीं है उसे आहार में कम करने के स्थान पर उसे अन्य रूप में दे देना चाहिए। जैसे अगर दूध बच्चे को पसंद नहीं है तो दही या पनीर दे सकते हैं। बच्चे को सुबह का नाश्ता अवश्य दे जो कि पौष्टिकता से भरपूर हो। बच्चे को कम गंध वाले आहार हमें देने चाहिए, यानी कि जिनमें अधिक तेज जैसे तो खुशबू आ रही हो, गंध आती हो, श्वास हो, वो नहीं देने चाहिए। उससे बच्चे को कम पसंद होती हैं ऐसी चीज़ें। बच्चे को ऐसा खाना पसंद होता है जो देखने में रुचिकर लगे, अतः उनके लिए सब्जियों से सैंडविच बनाएं जिसमें रंग बिरंगी सब्जियां भरी हो, अथवा ऐसा ही भोजन बनाएं जो कि बच्चे को पसंद आए। नेक्स्ट प्रश्न है कि समय के साथ स्वास्थ्य की संकल्पना में क्या बदलाव आया, स्पष्ट कीजिए और इसके विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। या फिर सीधा पूछ सकते हैं कि स्वास्थ्य की संकल्पना क्या है, ये पूछ सकते हैं। स्वास्थ्य को परिभाषित करना बड़ा ही कठिन कार्य है। इसी कारण समय के साथ साथ अलग अलग विचारकों, वैज्ञानिकों व संस्थानों द्वारा स्वास्थ्य की अलग अलग परिभाषा दी जाती रही है। समय के साथ स्वास्थ्य की संकल्पना में बदलाव को हम इन परिभाषाओं के द्वारा समझ सकते हैं। वेबस्टर के अनुसार शरीर, मन और चेतना की ओजस्वी अवस्था जिसमें समस्त शारीरिक बीमारी और दर्द के अभाव की स्थिति हो उसी को स्वास्थ्य कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कोश के अनुसार शरीर और मन की तेजपूर्ण स्थिति ऐसी अवस्था है जिसमें समस्त शारीरिक और मानसिक कार्य समय से और पूरी क्षमता से संपादित हो रहे हों, ऐसी अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। WHO के अनुसार स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संतुलन की अवस्था है। यह केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं है। स्वास्थ्य की इन तीनों परिभाषाओं के द्वारा ही हम स्वास्थ्य की संकल्पना को समझ सकते हैं और स्वास्थ्य की संकल्पना में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको हम देख सकते हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम कौन कौन से होते हैं? स्वास्थ्य के विभिन्न परिभाषाओं को देखते हुए स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम निम्नलिखित हैं। पहला है शारीरिक आयाम। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं कि जो उसके शरीर के अंग किस तरह से दिखते हैं, यानी उसका बाहरी व्यक्ति चुस्त व फुर्तीला हो, बाल चमकदार, सिर की त्वचा स्वस्थ हो, गले की ग्रंथि बढ़ी हुई ना हो, त्वचा चिकनी, हल्की तैलीय व साफ रंग की हो, आंखें चमकदार व साफ हो तथा उनके नीचे काले धब्बे ना हों, होंठ गुलाबी रंग के व आर्द्र हों, जीभ गुलाबी रंग की व घाव रहित हो, मसूड़े अच्छे गुलाबी रंग के, मजबूत व सूजन व रक्त स्राव रहित हों, दांत सीधे साफ व सफेद हों, उदर बाहर की तरफ निकला हुआ ना हो, अस्थि पंजर का आकार ठीक हो और व्यक्ति का वजन, लंबाई, आयु और शारीरिक बनावट के अनुपात में हो, मुद्रा में शरीर झुका हुआ ना हो, बाजू व टांगे सीधी हों तथा पेट अंदर की तरफ, छाती बाहर की तरफ निकले, मांसपेशियां अच्छी विकसित व मजबूत हों, मानसिक नियंत्रणों की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हो, चिड़चिड़ापन व बेचैनी ना हो, भूख उचित लगती हो तथा उसकी पाचन क्षमता अच्छी हो, निद्रा गहरी नींद आती हो, पाचन व अवशोषण नियमित व सामान्य हो। ये शारीरिक आयाम होते हैं स्वास्थ्य के। अब स्वस्थ कैसे है, ये मानसिक आयाम कैसे है कि मानसिक रूप से स्वस्थ है, यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो आंतरिक अंतर्द्वंद से मुक्त हो, जिसे हमेशा स्वयं को कोसने या स्वयं पर दया करने की आदत ना हो, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों व परिस्थितियों के अनुकूल रहने की क्षमता हो, जो दूसरों के भावों के प्रति भी संवेदनशील हो, जिसका अपनी भावनाओं विशेषकर क्रोध, ईर्ष्या, भय और आत्मग्लानि आदि पर नियंत्रण हो। सामाजिक रूप से स्वस्थ आयाम क्या है कि
इसमें व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या कर सकता है? जो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो, जिसमें हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करे, व्यक्ति का व्यवहार व व्यक्तित्व मोहक हो, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का सही से निर्वाह करे, स्वस्थ अंतर व्यक्तित्व संबंध रखे, असहमति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करे। आध्यात्मिक आयाम या फिर हम आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य को किस तरह से देख सकते हैं कि सत्कार्य करना, दूसरों को हानि ना पहुंचाना, अच्छाई व न्याय की मूल शक्तियों में विश्वास करना, दूसरों की आवश्यकताओं को समझना और उन्हें पूरा करना, सदैव कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति आबद्ध रहना। नेक्स्ट, एक स्वास्थ्य का आयाम व्यावसायिक आयाम भी होता है। व्यावसायिक आयाम के अंतर्गत एक व्यक्ति व्यावसायिक यानी आर्थिक रूप से स्वस्थ तब माना जाता है जब वह व्यवसाय की प्रकृति, उसके परिणाम, उससे आने वाली कठिनाइयां, समाज के विभिन्न वर्गों में उस व्यवसाय की प्रतिष्ठा के अनुरूप स्वयं को श्रेष्ठ या हीन समझता है, क्योंकि इससे उसकी निजी उपलब्धियां व मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो ये स्वास्थ्य के आयाम हो गए। अब हम इसमें निष्कर्ष लिख देंगे कि अलग अलग समय पर स्वास्थ्य की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं और उन्हीं के आधार पर हम एक व्यक्ति को स्वस्थ तभी कहेंगे जब वह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और ये सब क्या व्यावसायिक, सामाजिक, इन सब रूप से वह स्वस्थ हो। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर स्वास्थ्य के कुछ आयाम बताए गए हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक और आर्थिक आयाम आदि हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इंपॉर्टेंट, खाद्य वर्ग और उनका प्रयोग या विभिन्न खाद्य वर्गों के बारे में बताइए। उदाहरण के साथ भी पूछ सकते हैं। कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक जैसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं और उनका काम भी एक जैसा होता है, जैसे कि अंडा, दूध व मांस के प्रोटीन देते हैं। अतः इनको एक साथ एक ज़्यादा मात्रा में जैसे ग्रहण कर लेंगे ना, तो इस पे एक पोषक तत्व तो शरीर में अधिक हो जाएगा और कोई और जो पोषक तत्व की शरीर को जरूरत है वो कम मिलेगा हमारे शरीर को। इसीलिए खाद्य वर्ग में, जैसे भोजन को खाद्य वर्गों में विभक्त किया जाता है ताकि हम अलग अलग खाद्य वर्ग के जो भोजन होते हैं ना उनको ग्रहण करके स्वस्थ रह सकें। अतः इस स्थिति से बचने के लिए खाद्य वर्गों का निर्धारण जरूरी है। भोजन के 3 प्रमुख शरीर क्रियात्मक कार्य हैं: ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि में सहायक और रोगों के बचाव व शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। इसी आधार पर 3 खाद्य वर्ग बनाए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। खाद्य वर्ग, पहला खाद्य वर्ग 1, 2, 3 है। पहला खाद्य वर्ग है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। इस वर्ग में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित खाद्य पदार्थ आते हैं: कार्बोज की प्रचुरता वाले पदार्थ, अनाज, जड़ व कंदमूल आदि। कार्बोज की प्रचुरता वाले पदार्थ जैसे चीनी, गुड़, ये भी इसी में आते हैं। वसा की प्रचुरता वाले खाद्य वर्ग जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि वसा व तेल। अब खाद्य वर्ग जो पहला खाद्य वर्ग है उसका कार्य व प्रयोग क्या है? इससे कार्बोज, वसा प्राप्त होती हैं। अनाज से कुछ मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण भी मिल जाते हैं। घी व तेल में भी कुछ वसा, विलय, विटामिन मिल जाते हैं। अतः इस खाद्य वर्ग का प्रयोग मुख्यतः कार्बोज और कार्बोज से मिलने वाली ऊर्जा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा खाद्य वर्ग है दूसरा खाद्य वर्ग, शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। इस वर्ग में प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं जैसे दूध व दूध से बने पदार्थ, मांस व मांस से बने पदार्थ, अंडे, दालें, मछली, गिरीदार फल व तिलहन। इस वर्ग का प्रयोग शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा खाद्य वर्ग है जो रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य वर्गों से भरपूर होता है। इस वर्ग में जो पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ होते हैं वो खनिज, लवण, विटामिन आदि से भरपूर होते हैं। इसमें आने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ है फल जैसे कि पीले नारंगी फल, सिट्रिस यानी खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि। अन्य फल केला, आलू बुखारा आदि। नेक्स्ट है सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों। पीली नारंगी रंग की जो सब्जियां होती है गाजर, सीताफल। अन्य सब्जियां जैसे भिंडी, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी। ये सभी खाद्य पदार्थ कैरोटीन, विटामिन सी और खनिज लवणों से भरपूर होते हैं। तो ये हमारा खाद्य पदार्थ खाद्य वर्ग हो गए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के उत्तर आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।